हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, आज हम देखेंगे जो हमने एक टेस्ट जो जारी किया है उसका दूसरा पार्ट है वो हम आज देखेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए, सभी साथी देखिए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, थे किस वर्ग का व्यंजन है? थे किस वर्ग का व्यंजन है? तो देखिए साथियों, थे किस वर्ग का व्यंजन है? मैंने आपको बताया था कि ओष्ठ्य, हमने पढ़ा कि ओष्ठ्य वर्ण है। ये ओष्ठ्य वर्ण किस किस से मिलकर कौन सा वर्ग होता है जो ओष्ठ्य वर्ण होता है? तो इसके लिए हमने देखा था प वर्ग है वो ओष्ठ्य वर्ण होता है। फिर उसके बाद में तालव्य वर्ग हमने देखा था। तो हमने देखा कि जो च वर्ग होता है, च छ ज झ ये च वर्ग वाला होता है वह तालव्य होता है। उसके बाद में हमने देखा कंठे, तो क वर्ग हमारा किस में आ जाता है? कंठे में आ जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दंत्य वर्ण है वो तय वर्ग वाले आते हैं और तय वर्ग में तय, तय, थे, द, ध, न, तय, थे, द, ध, न, ये वाला वर्ग हमारा होता है। ये क्या हो जाता है? दंत्य वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है? पन्नग का समानार्थी शब्द है, जैसे मान लो पिनाक है, ये नहीं होगा। केसरी है, ये भी नहीं होगा। और पिंक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि केसरी हम शेर को कहते हैं, शेर के लिए है, और पिनाक धनुष के लिए है। तो हमारा जो समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची या समान अर्थ देने वाला। तो पन्नग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उरग। यानी उरग सांप को भी, सांप को सांप, सर्प, अही, सांप, सर्प, अही, पन्नग, ये सभी हमारे क्या है? सांप के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या करते हैं? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जबकि समास है वो क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। समास क्या होता है? दो शब्दों का मेल, शब्दों का मेल। तो समास हमारा हो जाता है शब्दों का मेल। और अगला हमारा है विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। प्रत्यय, प्रत्यय क्या करते हैं? किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लो भूलना, भूलना प्लस अक्कड़, भूलना प्लस अक्कड़, ये इसमें क्या हुआ कि ये जो ना धातु है इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाकर और इसको मिला देने से हमारा जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा भुलक्कड़। वह शब्द क्या बन जाएगा? भुलक्कड़। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? तो देखो, जस दूल्हा तस बारात, ये भी नहीं होगा। यानी जैसे जैसा नेता वैसी जनता, ये भी नहीं होगा। न सुख में मोटे न दुख में दुबले, यानी सदा एक जैसे रहना। न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, यानी गरजे भी नहीं, बरसे भी नहीं, और वही धूप की धूप, ये भी नहीं होगा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वही ढाक के 3 पात, यानी सदा एक समान स्थिति, सदा एक समान स्थिति। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें पूछा जा रहा है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं आलस्य। आलस्य क्या है? आलस्य भाव, आलस संज्ञा है और संज्ञा से मिलकर ये आलस तो है हमारी संज्ञा। तो ये क्या है? आलस्य विशेषण है। आलस क्या है? विशेषण है। तो ये तो वैसे नहीं होगा। फिर है बुराई, तो बुरा भी विशेषण है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ये भी हमारा क्या है? विशेषण है। तो ये भी नहीं होगा। तो क्रिया से बनने वाली हमें पूछा गया है, तो क्रिया से बनने वाली हमारी हो जाएगी राइट आंसर 1। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि थकना, थकना क्या है?
क्रिया है और थकना में आवट प्रत्यय लगाने से हमारा जो शब्द है वो थकावट बन गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट हमें पूछा गया है रीत्य अनुसार में संधि विच्छेद है, यानी रीत्य अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्य प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार। देखो रीति प्लस अनुसार ये तो नहीं होगा, फिर है रीत्य प्लस अनुसार ये भी नहीं होगा, रीत प्लस अनुसार ये भी नहीं होगा, माफ कीजिएगा ये भी नहीं होगा, और रीत्य प्लस अनुसार ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ई और ए समान स्वर, ई और ए समान स्वर जब आपस में मिले तो ये एक ही फॉर्मेशन कर देते हैं। और हमारा गुण संधि का उसका यण संधि का नियम भी यही कहता है कि यण संधि का नियम है कि ये और वैसे पहले, ये और वैसे पहले आधा अक्षर, ये और वैसे पहले आधा अक्षर, अगर ये और वैसे पहले आधा अक्षर आ जाता है तो हमारी यण संधि हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे नाम नहीं होगा, नदी नहीं होगा, युवती भी नहीं होगा, क्योंकि युवती का तरणी नहीं होता, युवती होता है तरुणी। तो सूर्य हमारा नेक्स्ट जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य को तो कहते हैं तरणी, और एक होता है तरणी, एक होता है तरणी, जिसको छोटी मात्रा लगती है उसका मतलब होता है नाव। तो तरणी मीन्स नाव, तरणी मीन्स सूर्य। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाव छोटी होती है तो उसकी मात्रा छोटी आती है, जबकि सूर्य बड़ा होता है तो उसके लिए मात्रा बड़ी आती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधि, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है अभिनय। इसमें कौन सी हो जाएगी? अभिनय। यानी छोटे बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो गीत गाकर सिखाएंगे, और प्रश्नोत्तर तो आगे के लेवल पर होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिनय। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है अभिनय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है क्षय वर्ण किसके योग से बना है? क्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो इसको हम देखते हैं कि ये किसके वर्ण योग से बना है। हमने वर्ण विचार में देखा था कि जो क्षय वर्ण है ये किस किसके योग से बना है? तो क और स के योग से नहीं, इससे नहीं बना हुआ है। क और छ के योग से इससे भी नहीं बना हुआ है, और क और च के योग से भी नहीं बना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये किस किस से बना है? क प्लस श। हमारा जो क्ष होता है वो किससे बना होता है? क और श से बना होता है। उसी प्रकार अगर हम ग को देखें, तो वो बना होता है ज प्लस य से मिलकर बना होता है। और त्र को देखें तो त और त प्लस र से मिलकर बनता है। और एक और बच जाता है जिसको हम बोलते हैं श्रेय। तो हमारा जो श्रेय है वो किससे मिलकर बना है? स प्लस र, इनसे मिलकर ये बना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी क्षय किसके योग से बनता है? क और श के योग से बनता है। तो आगे चलिए। तो सभी साथियों को वीडियो हमारा जो सेशन है वो कैसा लगा? अभी अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सभी साथियों को मेरा हार्दिक आभार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों का धन्यवाद। तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू।